हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिसोर्सेज एक्चुअली में होता क्या है। रिसोर्सेज रेफर टू ऑल द मटेरियल्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी हमारी वस्तुएं हैं, वो सब हमारी रिसोर्सेज कहलाते हैं। क्योंकि हर चीज़ का जो है कोई ना कोई यूज़ होता है, अब वो चाहे कोई भी चीज़ हो। अब रिसोर्सेज जो है वो एक रिसोर्स, कोई भी चीज़ जो है एक रिसोर्स तभी कहला सकती है जब वो हमारी 3 कंडीशन जो है फॉलो करे। फर्स्ट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी कि अगर हमें कोई भी चीज़ जो है उसको एक रिसोर्स बनाना है, सो हमारे पास उसको रिसोर्स बनाने की एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, तभी वो रिसोर्स कहलाएगी। देन सेकंड कंडीशन इज़ इकोनॉमिकली फीजिबल, यानी कि वो हमारे बजट के अंदर हो, उसका कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हाई ना हो। एंड थर्ड इज़ कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब हम रिसोर्स जो है वो किस तरह से तैयार हो सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमारा इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप, कि हर कोई जो है किस तरह से इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि अंदर ही अंदर डिपेंडेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फिज़िकल एनवायरनमेंट की। जब हम लोग अपने फिज़िकल एनवायरनमेंट में से जो है कोई भी चीज़ लेते हैं और उसको जो है किसी भी इंस्टीट्यूशन यानी कि किसी भी फैक्ट्री या फिर किसी इंडस्ट्री में लेकर जाते हैं, और उसी इंस्टीट्यूशन में, उसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में जो है हम उस पर कोई भी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी लगाए जिससे कि वो रिसोर्स बन जाए। ये तीनों चीज़ें मिलाकर जो है हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो होता है रिसोर्स। और इस तरह से फिज़िकल एनवायरनमेंट से चीज़ एक्सट्रैक्ट करने का और उसको इंस्टीट्यूशन में ले जाने का और देन टेक्नोलॉजी लगाने का, ये काम कौन करता है? ये करता है हमारा ह्यूमन बीइंग। यानी कि अगर हमारे इंसान के पास जो है अच्छी नॉलेज हो तो वो फिज़िकल एनवायरनमेंट में से कोई भी चीज़ एक्सट्रैक्ट करके उसको अब किसी भी फैक्ट्री इंडस्ट्री में ले जाकर कोई भी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी लगाकर जो है वो किसी भी वस्तु को रिसोर्स बना सकता है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज जो है कितने पार्ट्स में क्लासीफाई हैं। जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे 4 पार्ट्स में क्लासीफाई हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन भी जो है वो हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज़ बायोटिक एंड सेकेंड इज़ अबायोटिक। देन जो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी वाले रिसोर्सेज हैं, यानी कि उनके ख़त्म होने की, वो एग्जॉस्ट कब होंगे उस बेसिस पर जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। देन हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि वो किसकी है और उसका ऑनर कौन है। उसके जो है हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। और फोर्थ हमारा है ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी है या नहीं है, यानी कि वो कितना डेवलप्ड है वो रिसोर्स। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो कितना डेवलप्ड है। इस स्टेटस पर भी जो हमारे 4 पार्ट्स में हमारे रिसोर्सेज डिवाइड हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। अब हम वन बाय वन इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की, यानी कि हमारे बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज की। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स रेफर्स टू लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम फ्रॉम बायोस्फीयर। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फौना, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा। यानी कि जो भी हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं वो हमारी होती हैं बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक का मतलब है कि ऐसे रिसोर्स जिनके अंदर ज़िंदगी है, दैट हैव लाइफ, उन्हीं को हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्स। यानी कि हमारे जो इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उन्हीं को हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्स। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फौना, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा। अब ह्यूमन बींग्स भी एक रिसोर्स का काम करते हैं, क्योंकि हर चीज़ को रिसोर्स बनाने में सबसे पहले योगदान तो हमारे ह्यूमन बींग्स का ही है ना। वो भी एज ए रिसोर्स काम कर रहे हैं। हमारे फ्लोरा फौना भी एज ए रिसोर्स काम करते हैं, हमारे लाइफ स्टॉक्स भी एज ए रिसोर्स काम करते हैं। हर बायोटिक रिसोर्स में हमारी वो सारी चीज़ आती है जो कि हमारे रिसोर्स का काम करती हैं और लिविंग है।
देन अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्स हमारे नॉन लिविंग रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमारे फिजिकल और केमिकल एलिमेंट्स से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल रॉक्स एंड मेटल्स। बहुत सारे डिपोजिशन के बाद जो हमारे रॉक्स होते हैं वो बनते हैं, और जो मेटल्स होते हैं वो भी हमारे अबायोटिक रिसोर्स हैं, यानी कि रिसोर्स हैं बट लाइफ नहीं है। देन नेक्स्ट बेसिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हैं। सो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम किसी भी फिजिकल, केमिकल या फिर मैकेनिकल प्रोसेस से जो है उनको रिन्यू कर सकते हैं या फिर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको हम दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। उन्हीं को हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि द रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। देन सेकंड इज़ हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमारे मतलब कोई कोई तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि रिन्यू हो जाते हैं, लेकिन वो इतने सारे साल ले लेते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स दे टेक, तो इसीलिए जो है हम उन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहने लगते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा मेटल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स है वो बनने में एक एक मतलब मिलियंस से भी ज़्यादा साल ले लेते हैं। सो इसीलिए हम रिन्यू होते हैं बट ज़्यादा जल्दी नहीं होते हैं, सो इसीलिए हम इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में काउंट करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि ओनरशिप किसकी है। इसमें जो हमारे चार पार्ट्स में डिवाइड है, इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स कुछ नहीं है, हम जैसे कि बोलते हैं कि हमारी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है या फिर ये सिर्फ मेरी है, इस पर किसी का हक नहीं है, वही चीज़ है इंडिविजुअल रिसोर्स। फॉर एग्जांपल आपके पास अपना मोबाइल फ़ोन है, आपका खुद का मोबाइल फ़ोन है, आपके मम्मी पापा का नहीं है, सो वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्स है, यानी कि उसे सिर्फ आप ही यूज़ कर सकते हो। और फॉर एग्जांपल आपकी जो ज़मीन जायदाद होगी, सो वो जो है सिर्फ आपकी फैमिली से बिलोंग करते और कोई जो है उस पर अपना हक नहीं जमा सकता। देन सेकंड इज़ कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज का मतलब होता है जिन पे ओनरशिप किसकी होती है, एक से ज़्यादा लोगों की होती है, यानी कि एक से ज़्यादा लोगों का ग्रुप होता है और उन सब की जो है उस पर हक होता है, किसी एक का हक उस पर नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर एक सोसाइटी में रहते हो, सो वहाँ उस सोसाइटी के सारे लोग जो है उस सोसाइटी के पार्क को यूज़ करेंगे। अगर वहाँ पर जो है कोई गार्डन होगा तो उसको भी वो यूज़ करेंगे। देन हमारा आता है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसको कोई एक नेशन जो है वो उन रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि उनके देखना जो है उनका जो उनको देखने का काम है वो एक पर्टिकुलर नेशन कर रहा है, सिर्फ एक सिंगल नेशन, ज़्यादा नेशंस नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा मिनरल्स, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। अब जो मिनरल्स है किसी कंट्री के, चाहे वो किसी भी अलग स्टेट में पाए जाते हैं, अब फॉर एग्जांपल हमारा इंडिया है, चाहे किसी भी स्टेट में कोई भी मिनरल पाए जाते हैं, लेकिन उस पर हक जो है वो पूरे नेशन का है, किसी पर्टिकुलर स्टेट का, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का हक जो है उस पर नहीं है। हक पूरे नेशन का है, पीएम से लेकर किसी भी गरीब तक का उस पर हक है। और एक जो इसका दूसरा एग्जांपल वो हमारा ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, यानी हमारा 22.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज। यानी कि जो हमारा 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि हमारा जो 22.2 किलोमीटर तक का जो पानी है, हमारे ओशन का जो पानी है वो हमारा नेशनल रिसोर्स है, यानी कि वो सिर्फ हमारा है, वो और किसी का नहीं है। देन हम बात करते हैं हमारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज की। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसमें बहुत सारे नेशंस जो हैं मिलकर किसी भी बहुत सारे जो हमारे नेशंस होते हैं वो मिलकर रिसोर्सेज को ख़रीदते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं, उनका देखना, उनको कंट्रोल करना जो है बहुत सारे नेशन, कुछ नेशन जो है आपस में मिले होते हैं, उनका काम
होता है। फॉर एग्जांपल हमारा ओशियनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशियन। यानी कि जैसा अभी हमने नेशनल रिसोर्स में पढ़ा था कि 12 नॉटिकल माइल्स तक तो सिर्फ एक नेशन का है, लेकिन अगर हम 200 नॉटिकल माइल्स तक की बात करें तो वो इंटरनेशनल यानी कि बहुत सारे नेशंस का है, एक पर्टिकुलर नेशन का उस पर हक नहीं है। अब हम बात करते हैं ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि हमारे पास किसी भी रिसोर्स की टेक्नोलॉजी है नहीं है, या फिर हम कह सकते हो कितना ज़्यादा डेवलप्ड है। सो इस स्टेटस पर हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है: पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज एंड रिजर्व रिसोर्सेज। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज की। पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब है कि वो रिसोर्स है जो कि एक जगह पर जो है अच्छे से पाए जाते हैं, मतलब उनकी अच्छी मात्रा में जो है वहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन उनको कोई यूटिलाइज नहीं कर रहा है, उनका कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारा विंड, सोलर एनर्जी, जो सन है वो तो हर जगह पर जो है दिखाई देता है। हम सोलर एनर्जी को अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं, उनसे सोलर पैनल लगा के हम इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। अब वो क्यों नहीं करते हैं, वो सिर्फ हम इंसानों को ही पता है। देन हमारा आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो मतलब अच्छी मात्रा में पाए भी जाते हैं, उनको हम यूटिलाइज भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोल, आयरन एक्सेट्रा। अब यहाँ पर जो हमने एक चीज़ देखी होगी कि ये जो कोल, आयरन है ये हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। देन हमारा आता है स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनमें जो है इस बात के पोटेंशियल होता है, उनमें इतनी ताकत होती है कि वो हम ह्यूमंस की जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई कर ले, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि वो उस चीज़ को जो है एज अ रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल हमारा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर, यानी कि जो हमारा पानी होता है, अब जैसे कि हमें पता है H2O यानी कि हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पानी में पाया जाता है। सो अगर हम उन दोनों को अलग अलग कर ले, हम ऑक्सीजन को जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम दोनों को अलग अलग करें तो हमारे बहुत सारे यूजेस उसके हो सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। देन हमारा आता है रिज़र्व रिसोर्सेज। रिज़र्व रिसोर्सेज हमारे वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके बारे में हमें पता है कि उनको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, यानी कि हमारे पास उनकी टेक्नोलॉजी भी है, वो अच्छी मात्रा में हमारे पास है भी, हम उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम उनको नहीं करते। और क्यों नहीं करते? इसीलिए नहीं करते ताकि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी कुछ बचा दें। फॉर एग्जांपल हमारा रिवर वाटर फॉर हाइडल एनर्जी, यानी कि हम अब हमारे पास इतनी सारी नदियाँ, हमारे इंडिया में इतनी सारी नदियाँ हैं, लेकिन हम हर नदी का यूज़ जो है बिजली बनाने में यूज़ नहीं करते। कुछ नदी जो हैं वो ऐसी हैं जिनको हमने फ्यूचर के लिए कंजर्व करके रखा हुआ है। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वी यूटिलाइज दैम टू सेटिस्फाई आर वांट्स, यानी कि रिसोर्सेज जो है वो ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए, यानी कि किसी भी इंसान के जीने के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम उन्हें अपनी जितनी भी नीड्स होती हैं उनको सेटिस्फाई करने में यूटिलाइज़ करते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें जो है इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करेंगे, यानी कि उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, वो एक्सप्लॉइट नहीं सिर्फ ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे, सो वो जो है रिसोर्स डिप्लीशन में रिसोर्स डिप्लीशन जो है हो जाएगा, यानी कि जो हमारे रिसोर्स हैं वो डिप्लीट होना यानी कि कम होना शुरू कर देंगे। अब रिसोर्स डिप्लीशन के हमारे क्या क्या कारण हो सकते हैं? फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी सो रिसोर्सेज उतने ही चाहिए होंगे, और जितने ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे उतना ही वो एक्सप्लॉइट होते रहेंगे। ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि हर किसी को रिसोर्स तो चाहिए, लेकिन रिसोर्सेज इतने है ही नहीं कि हर किसी को मिल सके। देन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, देन हमारा माइनिंग एक्टिविटीज़, देन डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन तो हम इतना करते हैं कि पूछना ही क्या, हम पेड़ों को इतनी ज़्यादा मात्रा में काटते हैं। अब वो चाहे हम लकड़ी बेचने के लिए करें या फिर हमें फॉरेस्ट को हटाकर बिल्डिंग बनानी है, वो किसी लिए भी करें, लेकिन हम डिफॉरेस्टेशन जो है बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर हम रिसोर्सेज को जो है इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करेंगे सो उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं वो हम पढ़ेंगे। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू,
यानी कि हम रिसोर्सेज को जो है डिप्लीट तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए नहीं, अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए भी। यानी कि जो हमारे अंदर रिसोर्सेज के लिए जो भूख है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर चुके हैं। जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रखे, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, वो अमीर के पास ज़्यादा है, गरीब के पास कम है, इस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। रिसोर्सेज को का होने का जो मज़ा है वो सिर्फ अमीरों को मिल रहा है, गरीबों को नहीं मिल रहा है। Indiscriminate exploitation of resources has led to global warming, ozone depletion, environmental pollution, etc. अब हम रिसोर्स को डिप्लीट कर रहे हैं तो उससे रिसोर्स तो एक्सप्लॉइट हो ही रहा है, उसके साथ हमारा जो है ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो रहा है, हमारा ओजोन डिप्लीशन जो है इंक्रीज़ हो रहा है, हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है। इसीलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे रिसोर्सेज का, उसको इक्वली हमें रखना होगा। और इसका सॉल्यूशन क्या है? वो है हमारा सस्टेनेबल यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज, यानी कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। Sustainable development is the idea that human societies must live and meet their present needs without compromising on the needs of the future generations. यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस तरह का डेवलपमेंट है जिसमें जो ह्यूमंस होते हैं वो अपने प्रेजेंट नीड्स को सेटिस्फाई करें, लेकिन उन्हें फ्यूचर जनरेशन्स की नीड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोई हक नहीं है। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड दिस कैन बी अचीव थ्रू प्रॉपर प्लानिंग। यानी कि अब जो डेवलपमेंट है वो हमारा एनवायरनमेंट को डैमेज भी ना करे, हमें इस तरह का डेवलपमेंट करना है। हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारी 3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट इज़ कि हमें अपनी प्रेजेंट नीड्स को सेटिस्फाई करना है। देन सेकंड इज़ फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और एंड थर्ड इज़ दैट जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको कोई हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, उसको कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करते हुए डेवलपमेंट जो है उसको ज़्यादा करने के लिए जो है हम एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं कर सकते। ये तीनों तो जो थे कॉन्सेप्ट, ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में थे। अब ये चीज़ें जो है वो किस तरह से अचीव की जा सकती है? ये अचीव की जा सकती है हमारी प्रॉपर प्लानिंग से। और इसी प्रॉपर प्लानिंग को करने के लिए जो है एक मीटिंग हुई थी हमारी 1992 में, जिसको हम बोलते हैं रियो डे जनेरियो अर्थ समिट, द फर्स्ट ग्लोबल गैदरिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी। यानी कि सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जो है ये फर्स्ट ग्लोबल गैदरिंग थी, यानी कि इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ के जो थे लोग आए हुए थे। इसमें जो है कुछ अर्जेंट प्रॉब्लम्स जो कि हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड थी, कुछ हमारा जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ाने के लिए थी। सो इन अर्जेंट प्रॉब्लम्स की वजह से इस मीटिंग को रखा गया था। द असेंबल्ड लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब हम बात करेंगे हमारे इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, हमारा एजेंडा 21। कन्वेंशन अडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि हमारे इसमें टोटल 21 एजेंडास है, और जो हमारा 21th जो हमारा एजेंडा था, यानी कि जो हमारा लास्ट एजेंडा था वो था हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताई जो लिस्ट थी ये 21 एजेंडास थे, इसमें 21 जो हमारा 21st एजेंडा था वो था हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। वन मेजर ऑब्जेक्टिव इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन एजेंडा 21। और उन्होंने जो है एक मुद्दा और उठाया था कि हर लोकल गवर्नमेंट जो है वो अपना एजेंडा 21 जो है खुद से ड्रॉ कर सकती है, खुद से बना सकती है। यानी कि अभी जैसा उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, हम जो है उनको लोकल लेवल पर भी है जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। यानी कि हम अपने लोकेलिटी में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग की, कि हम रिसोर्स को जो है प्लान करके किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इज द स्ट्रेटजी फॉर प्री अरेंज एंड कॉशियस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब कुछ नहीं है, रिसोर्सेज का सोच समझ कर यूज़ करना, दैट्स कॉल्ड रिसोर्स प्लानिंग। अब
बात यह आती है कि जो इंडिया है क्या उसको भी रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है। सो इसका आंसर होगा येस। अब रिसोर्स प्लानिंग की इंडिया में क्या ज़रूरत है, उसके पास तो इतने सारे रिसोर्सेज है, वो एक्सप्लॉइट करे, ओवर एक्सप्लॉइट करे, उसके तो ख़त्म ही नहीं होने वाला। लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया जो है उसके पास रिसोर्सेज है लेकिन ओवर एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं है, सिर्फ लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए है। और इंडिया में जो है डाइवर्सिटी इतनी है कि जो रिसोर्सेज है वो सिर्फ एक ही जगह पर नहीं पाए जाते, हर जगह पर अलग अलग मात्रा में जो है रिसोर्सेज पाए जाते हैं। सो इसीलिए जो इंडिया है उसको भी रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है। अब हम पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, यानी कि इंडिया में हम किस तरह से रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो भी हम जिस भी रिसोर्स की हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी है तो सबसे पहले हम मैपिंग करते हैं, उसका सर्वे करते हैं, उसकी क्वालिटी को जांचते हैं, उसकी क्वांटिटी को जानते हैं, उसका जो है अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेशन करते हैं, वो रिसोर्सेज किस मात्रा में है उसको जांचते हैं। यानी कि हम जो है पूरी लिस्ट जो है इस स्टेप में तैयार करते हैं। देन सेकेंड स्टेप इज़ इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, यानी कि अब उस रिसोर्स को जो हम रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं सो उसको जो है ऑर्गेनाइज करने की हमें स्किल चाहिए, हमें इंस्टीट्यूशन चाहिए रिसोर्स प्लानिंग के लिए, और हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। सो ये जो तीन चीज़ें हैं इनको जब हम अच्छे से ढूंढ लेते हैं, इनको जब हम फाइंड आउट कर लेते हैं सो तब हम आते हैं हमारे थर्ड स्टेप पे। यानी कि अब जो हमारा रिसोर्स प्लान बन के तैयार हो चुका है, अब हमें जो है उसको हमारे ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान यानी कि जो हमारे नेशन का रिसोर्स प्लान है उसके साथ मैच करना है। इन तीन स्टेप में जो है हमारा इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग होता है। अब बात करते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द वेरियस रीजन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री, यानी कि जो हमारी रिसोर्स प्लानिंग है उससे हमें पता चलता है कि हमारे कौन से एरिया में या फिर कौन से रीजन में जो है हमारा किस इलाके में हमारे कौन से रिसोर्सेज प्रेजेंट है। हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ वेरियस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जब हमको पता चल जाता है कि किस इलाके में या किस जगह पर जो है हमारे किस तरह के रिसोर्सेज हैं, सो हमें उनमें से ये भी पता चलेगा कि रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है। और अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को लोग ओवर एक्सप्लॉइट करें सो हम उनको जो है वहाँ से थोड़ा जांच पड़ताल करके जो है हम उनको कंजर्व भी कर सकते हैं। जितने भी हमारे पास बचे हुए रिसोर्सेज हैं हम उनको अच्छी तरह से यूज़ करें, ऐसा हमारा रिसोर्स प्लानिंग में होता है। और इससे जो है हमारे रिसोर्स का वेस्टेज भी नहीं होता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यानी कि हमारे टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। The availability of resources also requires corresponding technology and institutions for development, यानी कि अगर हमारे पास जो है कोई भी रिसोर्स है सो उसको यूज़ में लाने के लिए हमको सबसे पहले टेक्नोलॉजी भी चाहिए और इंस्टीट्यूशन भी चाहिए जिससे कि डेवलपमेंट हो सके। और हमारे इंडिया में जो है बहुत सारी जगह जो है वो ऐसी है जहाँ पर रिसोर्सेज जो है वो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जगह जो है वो ऐसी भी है जहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम मात्रा में या फिर बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें हमारे कॉलोनियल पीरियड की, सो जो हमारे ब्रिटिशर्स थे वो हमारे कंट्री में क्यों आए थे। जो ब्रिटिशर्स थे उनको हमारे रिसोर्सेज ही तो पसंद आए थे जिसकी वजह से वो हमारी कंट्री में आए। उन्होंने जो है बहुत से पहाड़ों तक पे जो है इतने सारी रेलवे लाइंस जो है वो बिछा दी थी। अब वो रेलवे लाइंस हमारे डेवलपमेंट के लिए नहीं थी, वो रेलवे लाइंस थी जिससे कि वो हमारे पहाड़ों से भी जो है रिसोर्सेज ला लाकर उनको अपने देश लेकर चले जाएं। सो जो हमारे कॉलोनियल पीरियड में जो हमारे ब्रिटिशर्स आए थे हमारी इंडिया में, वो हमारे रिसोर्सेज पर जो थे जो रिसोर्सेज थे उनको जो है अपने देश ले जाने आए थे। Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो डेवलपमेंट में तभी कंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि जब रिसोर्सेज हैं जब उनको ये तीन चीज़ें मिलेंगी तभी वो डेवलपमेंट में रिज़ल्ट कर सकते हैं। और वो तीन चीज़ें कौन कौन सी है,
जब उनको अच्छे से टेक्नोलॉजी मिलेगी, उनको इंस्टीट्यूशन मिलेगा, यानी कि वो जगह मिलेगी जहाँ पर उसको हम अच्छे से टेक्नोलॉजी लगाकर जो है एज ए रिसोर्स बना सकें। और सबसे बड़ी बात, हमारे ह्यूमन्स ही तो है जो ऐसा काम करेंगे, और ह्यूमन्स भी ऐसे वैसे नहीं, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए उस ह्यूमन के पास जो कि इस किसी भी चीज़ को जो है रिसोर्स बनाने का काम करता है। अब हम बात करते हैं हमारे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की, यानी कि हम अपने रिसोर्स जो है हमारे उनको कंजर्व किस तरह से कर सकते हैं। Resources are vital for any development activity, but due to their overutilization, conserving resources at various levels have become the need of hour। यानी कि जो resources हैं वो डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हम जो है उन्हें इतना ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं कि हमें उन्हें कंजर्व करने की भी नौबत आ चुकी है। अब जो हम बात करते हैं महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी का कंजर्वेशन के ऊपर क्या कहना था। महात्मा गांधी जो थे उन्होंने एक बार कहा था कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। यानी कि हमारे पास बहुत है कि हम लोगों की जो नीड्स हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरा कर दे। और ज़रूरतें सिर्फ अमीर की या गरीब की नहीं होंगी, पूरी ज़रूरतें हर किसी की पूरी होगी, लेकिन जो ग्रीड है यानी कि जो रिसोर्सेज के लिए भूख है वो किसी की पूरी नहीं होगी। यानी कि हमारे पास सबकी नीड पूरी करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन सबकी ग्रीड पूरी करने के लिए हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। जो गांधी जी थे वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे और वो उसको प्रोडक्शन बाय द मासेस से रिप्लेस करना चाहते थे। अब इन दोनों में जो है डिफरेंस क्या है, मास प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन जो है वो बहुत बड़े लेवल पर करना, और जो हमारा प्रोडक्शन बाय द मासेस है वो है कि जो प्रोडक्शन है वो बहुत सारे लोगों से करवाना। वो जो हमारे गांधी जी थे वो चाहते थे, वो चाहते थे कि मास प्रोडक्शन ना होकर हम प्रोडक्शन बाय द मासेस करें, यानी कि प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा लेवल पर ना करके हम प्रोडक्शन जो है उसको ज़्यादा लोगों से करवाएं, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। देन हमारा आता है लैंड रिसोर्सेज। अब हम बात करेंगे हमारे लैंड एज अ रिसोर्स की। जो लैंड है वो किस तरह से हमारा रिसोर्स है। लैंड इज़ एन असेंशियल नेचुरल रिसोर्स, इट सपोर्ट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि जो हमारा लैंड है एक बहुत ही ज़रूरी नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि हमें नेचर से उस प्रोवाइड होता है वो, और वो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही सपोर्ट करता है। जो हमारे प्लांट्स है वो भी वहीं पर जो है जो हमारे प्लांट्स हैं उनको भी हम लैंड पर ही ग्रो करते हैं, और जो एनिमल्स हैं वो भी हमारा प्लांट्स को खाते हैं और प्लांट्स फिर से लैंड पर ग्रो होते हैं। अब जो लैंड है वो हमारे पास एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड में है, यानी कि एक निश्चित मात्रा में है, उसको हम ज़्यादा नहीं कर सकते, हम उसको सिर्फ कम कर सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम उसको ओवर एक्सप्लॉइट ना करें। सो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम उसको सही से यूज़ करें, हम उसको जुडिशियसली यूज़ करें, सही से यूज़ करें। जो लैंड होता है वो सपोर्ट करता है हमारे प्रोडक्शन ऑफ फूड, फाइबर, फ्यूल और अदर बायोटिक रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन रिसोर्स। यहाँ की जो ह्यूमन्स हैं उन्हें फूड भी चाहिए, उन्हें फाइबर भी चाहिए, उन्हें फ्यूल भी चाहिए, उन्हें बाकी के बायोटिक रिसोर्सेज भी चाहिए, और ये सब हमारे कहाँ से मिलते हैं, ये सब मिलते हैं हमारे लैंड से। जो हमारा लैंड है वो हमारे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के मूवमेंट को भी सपोर्ट करता है। इट इज़ यूज्ड एज अ फिजिकल स्पेस फॉर सेटलमेंट, इंडस्ट्री एंड एवर रिक्रिएशन। यानी कि जो हम जो ह्यूमन्स हैं वो हम अपनी इंडस्ट्रीज़, अपना सेटलमेंट, यानी कि हम अपने घर जो हैं वो कहाँ पर बनाते हैं, वो भी हम लैंड पर बनाते हैं। हमको रहने की जो जगह है वो भी हमको लैंड प्रोवाइड कर रही है। फिर हमारे लैंड के अंदर, यानी कि हमारी ज़मीन के अंदर जो है अंडरग्राउंड वाटर होता है, पानी तक को स्टोर करके रखता है, जिससे कि जो हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, जो हमारे पानी की साइकिल है वो अच्छे से चल पाए। और इसके साथ साथ जो हमारी लैंड होती है, जो हमारी ज़मीन होती है, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं जो कि ह्यूमन यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे रिलीफ फीचर्स। जो हमारे रिलीफ फीचर्स हैं वो हमारे 3 हैं, प्लेन सरफेस, प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स। जो हमारे प्लेन सरफेस हैं वो हमारे टोटल लैंड में से 43% जो हमारे प्लेन सरफेस हैं। प्लेन सरफेस कौन से होते हैं, प्लेन सरफेस वो वाले सरफेस होते हैं जहाँ पर हम खेती करते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज़ को लगाते हैं।
देन हमारे जो प्लेट्यू रीजन्स होते हैं वो हमारे 27% है, और इन प्लेट्यूज में ही जो है हमारे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं, और फॉरेस्ट भी प्लेट्यूज में ही पाए जाते हैं। देन थर्ड इज़ 30% माउंटेन्स। जो हमारे माउंटेन्स है वो 30% प्रेजेंट है। अब माउंटेन्स जो है हमारे टूरिज़्म फैसिलिटी को प्रमोट करते हैं और हमारे रिवर्स को फ्लो करने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन की जो लैंड है वो किस तरह से हमने यूटिलाइज की हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेस्ट की। अब जो फॉरेस्ट है हमें टोटल लैंड में से जो है 33% लैंड जो है फॉरेस्ट का रखना चाहिए, लेकिन जो हमारा टोटल जो फॉरेस्ट का लैंड यूज़ है वो 33% से भी कम है। सो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने फॉरेस्ट को भी जो है कंजर्व करें, जिससे कि जो हमारा नेचर के साथ बैलेंस है वो बना रहे, बरकरार रहे। देन सेकेंड इज़ लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि वो लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है। इसमें हमारी दो तरह की लैंड आती है। फर्स्ट इज़ बैरन एंड वेस्ट लैंड, यानी कि ख़राब लैंड है, उस पर कोई कल्टीवेशन ही नहीं हो सकता, उसमें बहुत सारे रॉक पार्टिकल्स है, वहाँ पर जो है इरिगेशन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में देना होता है, या फिर वहाँ पर अच्छे से कल्टीवेशन नहीं हो पाते, बंजर भूमि है। सो इसीलिए हम उसको कल्टीवेशन में यूज़ नहीं कर सकते। देन हमारी आते हैं वो लैंड जिसको हम नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे बिल्डिंग्स बनाने में, रोड्स बनाने में, फैक्ट्रीज बनाने में। सो अगर हम इस लैंड को जो है इन चीज़ों में बनाने के लिए यूज़ करते हैं, देन हम उस पर कल्टीवेशन नहीं कर सकते। देन थर्ड इज़ अदर कल्टिवेटेड लैंड, यानी कि कल्टिवेटेड लैंड से अदर बाकी की लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स, cultivable wasteland left uncultivated for more than 5 agricultural years, and permanent pastures and grazing land। यानी कि इसमें जो है हमारी कल्टिवेबल वेस्ट लैंड भी आती है। कल्टिवेबल वेस्ट लैंड वो वाली लैंड होती है जिसको हम 5 साल से ज़्यादा के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं, यानी कि बिना कल्टिवेशन के उसको हम 5 साल तक खाली छोड़ देते हैं। और इस लैंड के अंदर जो हमारी वो वाली लैंड भी आती है जिसको हमने पेस्चर और ग्रेजिंग लैंड का नाम दिया हुआ है, यानी कि जो हमारे लाइव स्टॉक्स हैं उनको ग्रेज करवाने के लिए, उनको चारा चराने के लिए जो है हमें ग्रेजिंग लैंड और पेस्चर लैंड ले जाना पड़ता है। सो उस लैंड पर जो हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे लाइव स्टॉक्स की है, लाइव स्टॉक जो है उस पर ग्रेज करते हैं। देन हमारी नेक्स्ट है फैलो लैंड। अब जो फैलो लैंड है वो भी हमारी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज़ करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड वो लैंड होती है जिसको हम 1 साल या फिर 1 साल से कम के लिए खाली छोड़ देते हैं, उस पर कोई कल्टीवेशन नहीं करते। देन जो हमारी अदर देन करंट फैलो लैंड होती है वो होती है जिसको हम 1 साल से लेकर 5 साल तक के बीच में जो है अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं, उस पर कोई कल्टीवेशन नहीं करते। एक बार मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि जो करंट फैलो लैंड होती है वो हमारी 1 साल या फिर 1 साल से कम के लिए अनकल्टिवेटेड रहती है। देन जो हमारी अदर देन करंट फैलो लैंड होती है वो हमारी 1 से 5 साल के बीच तक में जो है अनकल्टिवेटेड रहती है, और जो हमारी कल्टिवेबल वेस्ट लैंड होती है वो 5 साल से ऊपर तक के लिए अनकल्टिवेटेड रहती है। देन हम बात करते हैं हमारे नेट ज़ोन एरिया की। नेट ज़ोन एरिया जो है वो टोटल एरिया होता है, यानी कि किसी भी जगह में कितना जो एरिया है वो कल्टीवेशन के लिए यूज़ हुआ है उसी को हम बोलते हैं नेट ज़ोन एरिया। और ये जो हमारा नेट ज़ोन एरिया का पैटर्न है ये हर जगह पर, यानी कि हर स्टेट से एक स्टेट से दूसरी जगह पर जो है अलग अलग होता है। किसी में जो है ज़्यादा खेती की जाती है तो उसका जो टोटल एरिया होता है, जो उनका नेट ज़ोन एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, और किसी जगह पर जो खेती है वो बहुत कम की जाती है, सो वहाँ का नेट ज़ोन एरिया जो है कम हो सकता है। देन आता है हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में जो है हमारे वो एरिया आता है जहाँ पर हमने एक बार से ज़्यादा खेती की है एक साल में, यानी कि एक साल में जब हम एक बार से ज़्यादा खेती करते हैं और प्लस उसमें हम हमारा नेट ज़ोन एरिया यानी कि जितना टोटल एरिया है उसको, जितना टोटल एरिया में हमने कल्टीवेशन किया है उसको हम प्लस कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। यानी कि जिस एरिया को जो है हमने एक साल में एक बार से ज़्यादा कल्टीवेट किया है प्लस वो वाला लैंड जहाँ मतलब हमारा जो टोटल एरिया जो है हमारा जिस पे हमने कल्टीवेशन किया है प्लस अगर हम उसको कर दें सो वो हो जाएगा हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया।
फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लैंड यूसेज, यानी कि वो फैक्टर जो कि हमारे लैंड यूसेज को जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसके जो है हमारे दो फैक्टर्स है। पहला हमारा फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में आता है हमारे मिनरल पोटेंशियल, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, सॉइल फर्टिलिटी, इन सब पर जो हमारी लैंड यूसेज जो है डिपेंडेंट है। देन हमारा है ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स में आता है हमारा पॉपुलेशन, साइज, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कल्चर एक्सेट्रा। जो हमारे इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो हमारा 3.28 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और ये हम पढ़ के आते हैं हमारे क्लास 9 की जोग्राफी के चैप्टर में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में, कि जो हमारा इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो हमारा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब जो हमारा पूरा डाटा है लैंड यूज़ का वो हमारे पास सिर्फ 93% का अवेलेबल है। बाकी 7% जो लैंड है उसका हमें नहीं पता कि वो कहाँ, मतलब वो किस तरह से यूज़ हो रही है। और क्यों नहीं पता है, क्योंकि ये जो हमारी लैंड है ये हमारे विवादित एरिया जो है हमारे जिस पर जो है थोड़ा विवाद चल रहा है जिन जगहों पर, फॉर एग्जांपल हमारा जम्मू कश्मीर, जिसको जो है पाकिस्तान और चाइना जो है उस पर अपना हक जमाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जो पाकिस्तान और चाइना है उनके साथ हमारा जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा है जम्मू कश्मीर को लेके। सो इन जगह पर जो हमारी लैंड है उसका यूसेज किस तरह से हो रहा है वो हमें नहीं पता है। सो जो 7% लैंड आती है वो हमारी विवादित एरियाज़ में से आती है, या फिर उन एरियाज़ में से आती है जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। आसाम को छोड़ के जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में पाए जाने वाले स्टेट्स हैं हमें उनका भी अच्छी तरह से जो लैंड यूज़ है वो पता नहीं है। देन हमारा आता है प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, यानी कि जो हमारा लैंड यूज़ का पैटर्न है वो इंडिया में किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। द लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर्स हैज़ डिक्रीज, यानी कि जो हमारे पेस्चर लैंड थे वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। जो जहाँ पर जो हमारे लाइव स्टॉक्स हैं हम उनको चारा चराते हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। Most of the other than the current fallow lands are either of poor quality or the cost of production of such land is very high. Hence, these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years. यानी कि जो हमारी अदर देन करंट फेलो लैंड्स हैं या तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर उन पर प्रोडक्शन करने के लिए जो है हमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। सो इसलिए जो लैंड है ये हमारे 2 से 3 सालों में जो है 1 से 2 बार ही कल्टीवेट होती है। देन जो हमारा नेट जोन एरिया का पैटर्न है वो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकता है। जो हमारा पंजाब के नेट जोन एरिया की बात करें तो वहाँ पर जो नेट जोन एरिया 80% है, यानी कि वहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा होती है। हरियाणा में भी कुछ इतना ही है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार आइलैंड की, सो वहाँ पर जो नेट जोन एरिया है वो सिर्फ 10% है। According to National Forest Policy 1952, forest area in the country is for lower 27% than the desired 33% of geographical area. यानी कि 1952 में जो है हमारी एक पॉलिसी बनाई गई थी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, और उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास टोटल लैंड में से जो है 33% लैंड फॉरेस्ट के लिए होना चाहिए। अपना जीवन जीने के लिए फॉरेस्ट भी होने चाहिए 33% लैंड। सो अब ये तो सिर्फ डिज़ायर्ड लैंड थी, यानी कि इतनी हमें चाहिए, लेकिन हमारे पास है कितनी, हमारे पास है 27%, यानी कि हमारे पास डिज़ायर्ड लैंड में से भी बहुत कम लैंड है फॉरेस्ट के लिए। इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। जो हमारे फॉरेस्ट है उनको हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जिससे कि हमारा और नेचर के बीच का जो बैलेंस है वो अच्छे से जो हमारे और नेचर के बीच का जो बैलेंस है वो मेंटेन होके रहे। जो हमारे फॉरेस्ट हैं उन पर बहुत सारे लोगों की जो ज़िंदगियां हैं वो टिकी हुई हैं। Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation. This in turn has serious repercussions on society and the environment. यानी कि हम जो है लैंड को बिना सोचे समझे जो है यूज़ किए जा रहे हैं, हम उनको बिल्कुल भी कंजर्व नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से नौबत आ गई हमारी लैंड डिग्रेडेशन की। जो हमारी लैंड है वो डिग्रेड होना शुरू कर चुकी है। अब हम बात करते हैं हमारे लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन की, कि जो लैंड है वो किस तरह से डिग्रेड हो रही है और हम उसको किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं।
हर एक ह्यूमन की जो 95% बेसिक नीड्स हैं, वो चाहे फूड हो, चाहे शेल्टर हो, चाहे क्लोथिंग हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो हमारी लैंड से ऑब्टेन होती है। Yet human activities have not only brought about degradation but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land। यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो ही नहीं, सिर्फ जो हमारी लैंड है उसको डिग्रेडेशन का काम हमारी सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं कर रही है, बल्कि जो ह्यूमंस हैं उन्होंने नेचुरल फोर्सेस को, जो हमारे नेचुरल फोर्सेस हैं उनको भी इतना ज़्यादा जागरूक सा कर दिया है कि वो भी अब लैंड को डैमेज करने के लिए बहुत ज़्यादा उतावली हो रही है। सो जो ह्यूमंस हैं वो खुद तो कर रहे हैं, साथ साथ वो अपने साथ नेचुरल फोर्सेस को भी लेकर आ रहे हैं लैंड डिग्रेडेशन के लिए। द डिटेरियोरेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ लैंड इज़ नॉन एज लैंड डिग्रेडेशन। यानी कि जो लैंड है उसका बिना सोचे समझे जो है एक बहुत ही बड़ी मात्रा में यूज़ करना, बिना आगे पीछे का सोचे, उसी को हम बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। देन हम बात करते हैं हमारे कॉजेज़ ऑफ लैंड डिग्रेडेशन की, कि जो लैंड डिग्रेडेशन है वो किस किस कारणों से होता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, माइनिंग, ओवरग्रेजिंग, सॉइल एरोजन एंड वाटर लॉगिंग एंड डिफॉरेस्टेशन। यानी कि जब हम फर्टिलाइज़र्स की भारी मात्रा में उसका यूज़ करते हैं तब हमारा लैंड डिग्रेड होता है। जब हम ओवर माइनिंग करते हैं तब हमारा लैंड डिग्रेड होता है। जब हम ओवर ग्रेजिंग करते हैं लैंड डिग्रेड होता है। सॉइल एरोजन होता है, लैंड डिग्रेड होता है। डिफॉरेस्टेशन होता है, देन ऑब्वियसली लैंड डिग्रेड होता है। अब हम बात करें अगर झारखंड जैसे स्टेट्स की, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स की, तो वहाँ पर जो डिफॉरेस्टेशन है वो माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से, और लैंड डिग्रेडेशन होगा हमारे डिफॉरेस्टेशन की वजह से। देन हमारा आता है जो हमारे पंजाब, हरियाणा, यूपी जैसे स्टेट्स की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर जो है इरिगेशन इतना होता है कि जो लैंड है वो डिग्रेड होने पर मजबूर हो जाती है। वहाँ पर पानी की जो मात्रा है वो लैंड में इतनी ज़्यादा भर जाती है कि जो लैंड है वो डिग्रेड होना स्टार्ट कर देती है। अब हम बात करते हैं कि हम लैंड कंजर्व किस तरह से कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम अपने जो हमारा जो लैंड है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको उसकी नेचुरल स्टेट में, जो उसकी शुरुआत में जो उसका हाल था बस हम उसी में ले आए, उसके नेचुरल स्टेट में उसको जो है लेकर आ जाए। सो कुछ तरीके जो हैं लैंड को जो है कंजर्व करने के, वो हमें यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट इज़ अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। यानी कि अगर हम पेड़ जो हैं डिफॉरेस्टेशन करने की बजाय हम अफॉरेस्टेशन करेंगे, यानी कि हम पेड़ों को भारी मात्रा में काटने के बजाय पेड़ों को भारी मात्रा में लगाएंगे, तो हमारा लैंड कंजर्व होगा। अगर हम ग्रेजिंग जो है वो ग्रेजिंग ही रहने तो उसको ओवर ग्रेजिंग ना बनाए, देन हमारा लैंड कंजर्व होगा। अगर हम जो हमारे इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ का डिस्चार्ज है वो हम जो है सही से जो है उसको डिस्चार्ज करें, उसका जो है डिस्पोजल है वो करें, सो हमारा लैंड जो है कंजर्व होगा। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, यानी कि हम अपने सैंड ड्यून्स को जो स्टेबलाइज कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, थॉर्नी बुशेस को ग्रो करके। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स एंड कंट्रोलिंग माइनिंग एक्टिविटीज़, यानी कि हम वेस्ट लैंड को जो है सही तरह से यूज़ करें और हमारी माइनिंग एक्टिविटीज़ पर भी कंट्रोल करें, तो हमारा लैंड कंजर्व हो सकता है। सो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।